नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में अगले कुछ दिनों में लॉकडाउन लग सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बारे में संकेत दिए हैं। रविवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे राज्य में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के पालन के लिए लॉकडाउन जरूरी है। उन्होंने अफसरों को लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में कहा गया कि कोरोना पर बनाई गई टास्क फोर्स ने राज्य में कड़े नियम लगाने की अनुशंसा की है। टास्क फोर्स ने कहा है कि ये नए नियम लॉकडाउन से भी ज्यादा कड़े होने चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया तो लॉकडाउन करके कोरोना के मामलों को नीचे लाना होगा। अधिकारियों ने सीएम को सुझाव दिए कि सरकारी दफ्तरों में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी जाए। वहीं प्राइवेट ऑफिसों में अगर 50% से ज्यादा लोग काम पर आ रहे हैं तो लॉकडाउन की तैयारी की जाए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल गृह मंत्री बताकर घिरे संजय राउत, अजित पवार ने सुनाई खरी खोटी। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा राकपा नेता अनिल देशमुख के संयोगवश गृह मंत्री बनने संबंधित बयान दिए जाने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को कहा कि किसी को भी गठबंधन सरकार में स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। राकपा नेता पवार ने पुणे के बारामती शहर में संवाददाताओं से कहा कि मंत्री पद का आवंटन एक गठबंधन में हर सत्ताधारी दल के प्रमुख का विशेष अधिकार होता है। आपको बता दें दोस्तों, मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमवीर सिंह ने 20 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में दावा किया था कि गृह मंत्री देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से 100 करोड़ रुपए की मासिक वसूली करे। हालांकि अनिल देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, राकपा और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार चल रही है। वहीं संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में कहा कि देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिला है। जयंत पाटिल और दिलीप वासले पाटिल ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसी कारण शरद पवार ने अनिल देशमुख को इस पद के लिए चुना था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजित पवार ने कहा कि तीनों दलों ने मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का गठबंधन किया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल के पहले चरण के चुनाव को लेकर अमित शाह के दावे को ममता बनर्जी ने बताया अविश्वसनीय। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 30 में से 26 सीटें जीतने के गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जनादेश का पता तो मतगणना के बाद ही सामने आएगा। अमित शाह ने नई दिल्ली में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था। अमित शाह का नाम लिए बगैर ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के तुरंत बाद ऐसा दावा कैसे किया जा सकता है, जबकि अभी 7 चरणों के चुनाव बाकी है और मतगणना होनी है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से लगे चंडीपुर विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रैली में कटाक्ष करते हुए कहा कि एक नेता ने कहा है कि बीजेपी पहले चरण की 30 में से 26 सीटों पर जीतेगी। अरे सभी 30 सीटों पर दावे क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने बाकी सीटें कांग्रेस और सीपीएम के लिए छोड़ दी है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि वह कोई अनुमान नहीं लगाएगी। यह जनादेश है जो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मतगणना 2 मई को होगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फिर तांडव करने के मूड में कोरोना, 24 घंटे में 62,714 नए मामले आए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी एक बार फिर देश में तेजी से अपने पांव पसार रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 62,714 नए मामले सामने आए हैं, जो इस साल एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं।
और इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,19,71,624 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के मामलों में लगातार 8वें दिन बढ़ोतरी हुई है। देश में इलाज करवा रहे लोगों की संख्या बढ़कर 4,86,310 हो गई है, जो कुल मामलों का 4.06% है, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की दर गिरकर 94.58% रह गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में जारी हुआ फरमान, निकाह के वक्त भूलकर भी ना करें यह काम। जी हां दोस्तों, इस्लामिया मदरसा दारुल उलूम देवबंद में मौलवियों ने शादी समारोह के दौरान तेज म्यूजिक बजाने और पटाखों के इस्तेमाल के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि वे ऐसे समारोह में निकाह संपन्न नहीं कराएंगे। देवबंद के जाने माने मौलवी कारी इशाक गोरा ने रविवार को कहा कि हर जगह के मौलवियों से यह कहा जा रहा है कि वे ऐसी शादियों में निकाह न पढ़ाएं। हम दहेज के भी खिलाफ हैं और मौलवी ऐसी शादी नहीं कराएंगे जहां दहेज की मांग की जाती हो। इस घोषणा के बाद मुजफ्फरनगर में मौलवियों की बैठक हुई, जिसमें सभी ने इस फैसले का स्वागत किया और ऐसी शादियों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। आपको बता दें दोस्तों, कुछ दिन पहले शामली जिले में एक शादी समारोह में डीजे की धुन पर दूल्हा कार पर चढ़कर नाच रहा था। बस फिर क्या था, मौलवी साहब नाराज हो गए और उन्होंने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन समेत दोनों पक्ष के लोग घबरा गए और निकाह पढ़ाने के लिए तुरंत दूसरे मौलवी को बुलाया गया और आनन फानन में शादी की सारी रस्में पूरी की गई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। देश की सड़कों पर दौड़ रहे हैं 4 करोड़ पुराने वाहन, अब गाड़ी मालिकों को देना होगा ग्रीन टैक्स। जी हां दोस्तों, देश की सड़कों पर 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी 4 करोड़ गाड़ियां दौड़ रही है। इन सब गाड़ियों पर अब ग्रीन टैक्स लगने जा रहा है। इस मामले में कर्नाटक टॉप पर है और वहां पर ऐसी करीब 70 लाख गाड़ियां दौड़ रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में चल रही ऐसी पुरानी गाड़ियों के आंकड़ों को सार्वजनिक किया है। इन आंकड़ों में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप के डाटा शामिल नहीं है। इन राज्यों के आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 15 साल से ज्यादा पुराने 4 करोड़ वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। आपको बता दें दोस्तों, प्रदूषण फैला रहे ऐसे पुराने वाहनों पर सरकार ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल जनवरी में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव को राज्य के पास विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया है। सभी राज्यों से सलाह मशवरे के बाद इस प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से सर्कुलर जारी किया जाएगा और इस प्रस्ताव के तहत 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स के 10 से 25% के बराबर टैक्स लगाया जाएगा। प्राइवेट गाड़ियों पर 15 साल बाद नवीनीकरण कराते समय ग्रीन टैक्स लगेगा। सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन बसों आदि पर ग्रीन टैक्स की दर कम रहेगी। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर रोड टैक्स के 50% के बराबर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में डेमोक्रेसी समर्थकों पर फायरिंग से दुनिया आग बबूला, 12 देशों ने जारी किए बयान। जी हां दोस्तों, म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर शनिवार को हुई फायरिंग और 114 लोगों के मारे जाने से दुनिया भर में गुस्सा भड़क उठा है। दुनिया के 12 देशों के रक्षा प्रमुखों ने रविवार को एक संयुक्त बयान जारी कर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोली चलाए जाने की निंदा की है। इन प्रमुखों ने म्यांमार की सेना से अपने रवैये में सुधार और लोगों की आवाज सुनने की मांग की है। समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, ग्रीस, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान ने इस संयुक्त बयान को जारी किया है। यह बयान शनिवार को विरोध प्रदर्शन में 114 लोगों के मारे जाने के बाद जारी किया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 7 रन से हराया। भारत दौरे पर आई इंग्लिश टीम को 52 दिनों में तीनों फॉर्मेट में मिली शिकस्त। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 7 रन से हराकर फैंस को होली का गिफ्ट दिया है। इसी के साथ भारतीय टीम ने पुणे में खेली गई 3 वनडे की सीरीज 2-1 से जीत ली है। फरवरी में भारत दौरे पर आई इंग्लिश टीम को 52 दिनों में तीनों फॉर्मेट में शिकस्त दी गई।
5 फरवरी से खेली गई 4 टेस्टों की सीरीज में 3-1 और फिर 5 टी20 की सीरीज में 3-2 से हराया था। निर्णायक वनडे में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 48.2 ओवर में 329 रन के स्कोर पर ऑल आउट हुई। जवाब में इंग्लिश टीम 9 विकेट गंवाकर 322 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के लिए सैम करन ने 83 बॉल पर नाबाद 95 रन की पारी खेली। डेविड मलाल ने 50 बॉल पर 50 रन बनाए। सैम करन की यह वनडे में पहली 50 रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ कट्टरपंथियों का उपद्रव, ट्रेन को भी बनाया निशाना। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के एक दिन बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी है। कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों सहित पूर्वी बांग्लादेश में एक ट्रेन पर हमला कर दिया है। हिंसा की विभिन्न घटनाओं में लगभग 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, पीएम मोदी बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने शुक्रवार को ढाका पहुंचे थे। वह सद्भावना के तौर पर अपने साथ 12 लाख कोरोना वैक्सीन भी ले गए थे, लेकिन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन उनकी यात्रा का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक 10 कट्टरपंथियों की मौत हो चुकी है। पुलिस या कार्रवाई के विरोध में रविवार को हिफाजत-ए-इस्लाम नामक संगठन से जुड़े कट्टरपंथियों ने पूर्वी जिले ब्राह्मणबरिया में एक ट्रेन पर हमला कर दिया। इसमें 10 लोग घायल हुए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमलावरों ने न केवल ट्रेन पर हमला किया बल्कि उसके इंजन रूम सहित सभी कोचों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत नेपाल बॉर्डर में फिर से बड़ी सख्ती, कोरोना जांच के बाद ही मिलेगी एंट्री की परमिशन। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मद्देनजर शनिवार को नेपाली सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नेपाली नागरिकों को विषम परिस्थितियों में ही जांच पड़ताल के बाद सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है। वहीं भारत से नेपाल जाने वालों को कोरोना जांच के बाद प्रवेश मिल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीयों को सिर्फ भैरहवा तक जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए 72 घंटे अंदर की कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 10 माह तक सीमा को सील किया गया था। आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था। 2 माह पूर्व पैदल आने जाने की छूट नागरिकों को मिली है। नेपाल के लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने भारतीय हाट बाजारों में आने लगे हैं। कोइलाबाद सीमा से निकलकर भारी संख्या में नेपाली बालापुर बाजार में सामान खरीदने लगे थे। हालांकि उन्हें जांच पड़ताल के बाद ही आने की छूट होती थी। उधर कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने पर सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हीट वेव यानी लू का प्रकोप देखने को मिला। जम्मू कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश हुई। तटीय उड़ीसा, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई थी। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं बात करें आने वाले 24 घंटों की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और हिमपात का भी अनुमान है। उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में मध्यम से भारी बारिश, जबकि उत्तरी अंडमान और निकोबार के द्वीपों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होंगी। वहीं गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के कुछ हिस्सों तथा कोंकण, गोवा के कुछ भागों में लू का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन आम जनता को राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। लगातार 2 दिन तक हुई कटौती के बाद पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे सस्ता हो गया था। आपको बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 90 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। पिछले महीने लगातार 16 दिन तक तेल की कीमतों में इजाफा किया था, जिससे देश के हर शहर में पेट्रोल डीजल के दाम अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। होली पर 7,600 रुपए सस्ता हुआ सोना, 11 महीने में सबसे कम। जी हां दोस्तों, होली के मौके पर सोने के दाम में भारी गिरावट आई है। 100 ग्राम सोने की दर में 7,600 रुपए की कमी दर्ज की गई। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक रविवार को 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 43,920 रुपए दर्ज की गई। उधर सराफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। रविवार की कीमत पिछले 11 महीनों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। 23 मार्च को सोने की कीमत प्रति 100 ग्राम 1,200 रुपए से नीचे चली गई थी। इसके बाद बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को भी सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। वैश्विक बाजार में गिरावट के रुख के अनुरूप दिल्ली सराफा बाजार में भी रविवार को 22 कैरेट सोने का भाव टूटकर 44,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अब घर बैठे मंगवा सकेंगे सिलेंडर। जी हां दोस्तों, जरूरतमंद तबके की महिलाओं के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सरकार ने और विस्तार कर दिया है। अब महिलाएं घर बैठे इस योजना के तहत सिलेंडर हासिल कर सकती हैं। इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और कैसे आवेदन करना है वह आप यहां देख सकते हैं। सहयोगी वेबसाइट india.com के मुताबिक सबसे पहले इस बात को जान ले कि यह योजना केवल बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के लिए बनाई गई है। लिहाजा इस योजना में केवल बीपीएल श्रेणी में आने वाले लोग ही पात्र होंगे। अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस कनेक्शन को पाने के लिए बीपीएल कार्ड धारक परिवार की कोई भी महिला आवेदन कर सकती है। इस योजना का फायदा लेने के लिए सबसे पहले आपको pmujjwalayojana.com वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर सामने एक डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें पूछी गई सभी जानकारी भर दें। इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जमा कर दें। इस फॉर्म के साथ संबंधित दस्तावेज भी अटैच करें। आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन किए जाएंगे और सब कुछ सही मिलने पर आपको इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन जारी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब कार और बाइक रखना पड़ेगा महंगा, नया टैक्स लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, भारत की सड़कों पर 15 साल से अधिक पुराने 4 करोड़ पुराने वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन ग्रीन टैक्स के दायरे में आते हैं। पुराने वाहनों के मामलों में कर्नाटक सबसे आगे है। कर्नाटक में पुराने वाहनों की संख्या 70 लाख से ज्यादा है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटल किया है। हालांकि डाटा मौजूद नहीं होने के कारण आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप को इसमें शामिल नहीं किया गया। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव भेजा था। आंकड़ों के मुताबिक 4 करोड़ से ज्यादा वाहन 15 साल से पुराने हैं। इनमें 2 करोड़ वाहन 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड सेंट्रलाइज्ड व्हीकल डाटाबेस पर आधारित है। प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। सूबे में से वाहनों की संख्या 56.54 लाख है। इसमें से 24.55 लाख वाहन 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दिल्ली में 49.93 लाख पुराने वाहनों के साथ तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में 35.11 लाख वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी 2021 में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को राज्य के पास भेज दिया गया है। राज्य की सहमति के बाद इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। मौजूदा समय में कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से कई दरों के आधार पर ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। स्कीम के तहत 8 साल से अधिक पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स के 10 से 25% के बराबर टैक्स लगाया जा सकता है। निजी वाहनों पर 15 साल बाद रिन्यूअल के समय टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। बेहद प्रदूषित शहरों में रोड टैक्स के 50% के बराबर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।